हेलो गाइस, मैं पीयूष आप सबका स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल एसोसिएट लर्निंग पर। सो गाइस, जैसा कि आप सभी को पता है, हम लगातार सीटेट की जो सीरीज़ है उसे आगे बढ़ाए हुए हैं और इसी कड़ी में हम आज लेकर के आए हैं आपके लिए भूगोल क्लास 6 का चैप्टर नंबर 3, जिसका नाम है पृथ्वी की गतियाँ। ठीक है, अगर आपने अभी तक हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर लें, जिससे आने वाली हर वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। तो सबसे पहले हम अपने टॉपिक को देख लेते हैं कि कौन कौन से टॉपिक्स हमने कवर कर लिए हैं और कौन कौन से टॉपिक्स अभी हमारे बाकी हैं। तो हमने चैप्टर 1 को कंप्लीट कर लिया है, जो कि है सौरमंडल में पृथ्वी, और चैप्टर 2 को भी कंप्लीट कर लिया है, जो कि है ग्लोब, अक्षांश एवं देशांतर। आज हम चैप्टर 3 को कंप्लीट करने वाले हैं, जिसका नाम है पृथ्वी की गतियाँ। ऐसे ही ये सीरीज़ कंटिन्यू चलती रहेगी। आप हमारे साथ ज्वाइन करके अपने तैयारी को और बेहतर कर सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपने टॉपिक को। तो हमारा चैप्टर का नाम है पृथ्वी की गतियाँ। तो इसमें पहला जो इम्पॉर्टेंट पॉइंट है वो क्या है कि पृथ्वी का अपने अक्ष पर घूमना रोटेशन कहलाता है, जिसे हम हिंदी में क्या कहते हैं, घूर्णन कहते हैं। ठीक है, हिंदी में से क्या कहा जाता है, घूर्णन कहा जाता है। पृथ्वी जो अपनी ही धुरी पर घूमती है। धुरी का मतलब समझते हैं, धुरी का मतलब हो गया नॉर्थ पोल से साउथ पोल तक हम अगर एक सुई को डाल दें और उसको घुमाएं उस पे, तो उसे क्या कहते हैं, उसको अपनी धुरी पर घूमना कहते हैं या अपने अक्ष पर घूमना कहते हैं। इस मोशन को क्या कहा जाता है, इसे रोटेशन कहा जाता है या फिर इसे घूर्णन गति कहा जाता है। ठीक है, अगला पॉइंट जो है हमारा वो क्या है, अगला पॉइंट है हमारा सूर्य के चारों ओर एक स्थिर कक्षा में पृथ्वी की गति को परिक्रमण कहते हैं। ठीक है, जब पृथ्वी अपने अक्ष पर घूमती है तो उसे रोटेशन या घूर्णन कहते हैं, लेकिन जब पृथ्वी सूर्य का चक्कर लगाती है तो उसे हम परिक्रमण या रिवॉल्यूशन कहते हैं। ठीक है, अगला पॉइंट है हमारा, वह वृत्त जो दिन तथा रात को विभाजित करता है उसे प्रदीप्त वृत्त कहते हैं। ठीक है, अब ये आपको कैसे समझाते हैं, देखिए, ये मान लीजिए पृथ्वी है। ठीक है, पृथ्वी पर यहाँ पर है ये सूर्य, तो सूर्य की वजह से पृथ्वी का आधा भाग जो होगा ये प्रकाशमय होगा और आधे हिस्से पर क्या होगा, अंधेरा होगा। ठीक है, तो ये जो लाइन इनको डिवाइड कर रही है, क्योंकि ये चारों तरफ है इसलिए एक सर्कल बनाती है। ठीक है, जब ये सर्कल बनाएगी तो ये क्या कहलाएगी, यही वृत्त जो होता है ये क्या कहलाता है, प्रदीप्त वृत्त कहलाता है। यानी कि ऐसा वृत्त जो क्या है, जिसके बाद अंधेरा शुरू हो जाएगा। ठीक है, तो वह वृत्त जो दिन और रात को विभाजित करता है उसी को हम क्या कहते हैं, प्रदीप्त वृत्त कहते हैं। ठीक है, अगला पॉइंट है हमारा, घूर्णन के समय काल को पृथ्वी दिन कहा जाता है। यह पृथ्वी की दैनिक गति होती है। ठीक है, पृथ्वी क्या करती है, जब अपने अक्ष पर घूमती है तो वो 24 घंटे में पूरा अपने आप को कवर कर पाती है और इसी गति को क्या कहा जाता है, दैनिक गति कहा जाता है। या एक पृथ्वी दिन 24 घंटे के बराबर होता है और 24 घंटे में ही पृथ्वी अपनी अक्ष पर पूरा घूम पाती है। ठीक है, प्राचीन भारतीय खगोलशास्त्री आर्यभट्ट ने बताया था कि पृथ्वी गोल है और अपने अक्ष पर घूर्णन करती है। ठीक है, तो हमने पहले चैप्टर में भी इसके बारे में बात की थी कि जो आर्यभट्ट हैं वो भारत के प्रसिद्ध खगोलशास्त्री हैं। उन्होंने अपनी पुस्तकों में अंतरिक्ष के बहुत सारे रहस्यों को उजागर किया हुआ है। ठीक है, अगला पॉइंट है हमारा, हम लोग एक वर्ष 365 दिन का मानते हैं तथा सुविधा के लिए 6 घंटे को इसमें नहीं जोड़ते। हम अगर देखें तो सूर्य का चक्कर लगाने में पृथ्वी को 365 दिन और 6 घंटे का समय लगता है, लेकिन हम अपनी सुविधा के हिसाब से क्या करते हैं, 365 दिनों को तो जोड़ लेते हैं, 6 घंटे को हम क्या कर देते हैं, साइड में रख देते हैं। हर साल क्या होता है कि जो फरवरी होती है हमारी वो 28 दिन की होती है, लेकिन जब लीप ईयर आता है तो लीप ईयर में हमारी जो फरवरी हो जाती है वो 29 दिनों की हो जाती है। क्यों हो जाती है, क्योंकि हर चौथा वर्ष जो होता है वो होता है लीप ईयर और हमने 6 घंटे बचाए थे, तो टोटल घंटे कितने हो गए,
24। जब 24 घंटे हो गए तो एक दिन हो गया, तो एक दिन को हमने जोड़ करके किस में जोड़ दिया, फरवरी में ले जा करके उसको जोड़ दिया, तो दिनों की संख्या हो गई 366। यानी 365 दिन नॉर्मल ईयर में होते हैं, लेकिन लीप ईयर जो कि 4 साल बाद पड़ता है उसमें क्या हो जाता है, उसमें जो एक दिन होता है वो ऐड हो जाता है। और वो दिन क्यों ऐड होता है, क्योंकि हर साल हम 6-6 घंटे जो बचाते हुए लाए हैं उसको हम फरवरी के 29 दिन वाली फरवरी में जोड़ लेते हैं। अगला पॉइंट है हमारा, एक वर्ष को गर्मी, सर्दी, बसंत, शरद ऋतुओं में बांटा जाता है। एक वर्ष में क्या क्या होता है, गर्मी होती है, सर्दी होती है, बसंत आता है और शरद ऋतु आती है। ऋतुओं में परिवर्तन सूर्य के चारों ओर पृथ्वी की स्थिति में परिवर्तन के कारण होता है। हम देखते हैं कि पूरी पृथ्वी जो है हमारी सूर्य का चक्कर लगाने में 365 दिन लेती है, ठीक है। और इन्हीं 365 दिनों में हमें गर्मी, सर्दी, बसंत और शरद ऋतु देखने को मिलती है। अब ये ऐसा होता क्यों है, क्योंकि वो सूर्य का चक्कर लगा रही होती है तो जो उसकी पोजीशन होती है वो अलग अलग होती है, जिसके कारण मौसमों में परिवर्तन होते रहते हैं, ठीक है। अगला पॉइंट है हमारा, उत्तर ध्रुव सूर्य की तरफ झुका होता है तथा उत्तरी ध्रुव रेखा के बाद वाले भाग पर लगभग 6 महीने तक लगातार दिन रहता है, ठीक है। जो उत्तरी ध्रुव है हमारा वो कैसा है, क्योंकि हम सबको पता है कि जो हमारी पृथ्वी है वो कैसी है, ऐसे झुकी हुई है। जब हमारी पृथ्वी ऐसे झुकी हुई है तो सूर्य की जो किरणें हैं वो उत्तरी ध्रुव पर 6 महीने तक लगातार पड़ती रहती हैं, जिसकी वजह से उत्तरी ध्रुव पर 6 महीने का दिन रहता है, ठीक है। अगला पॉइंट है हमारा, 21 जून को सबसे लंबा दिन तथा सबसे छोटी रात होती है। पृथ्वी की इस अवस्था को उत्तर अयनांत कहते हैं। जैसा कि बात की थी हमने कि जो हमारा सूर्य होता है वो कर्क रेखा तक जाता है और उसके बाद फिर लौटना स्टार्ट करता है इक्वेटर की तरफ, यानी कि विषुवत रेखा की तरफ, और उसके बाद वो दक्षिणायन आ जाता है। तो जो ये उत्तर अयनांत होता है, उत्तर अयनांत का मतलब है, यहाँ पर देखिए आप तो दिखाई पड़ेगा अंत, यानी कि क्या होता है, 21 जून को सूर्य जो होता है वो अपने आखिरी बिंदु को टच करके वापस विषुवत रेखा की तरफ लौट रहा होता है। इसी वजह से क्या होता है, 21 जून को सबसे बड़ा दिन होता है और सबसे छोटी रात होती है। इसके बाद से लगातार दिनों जो दिन होते हैं वो कैसे होते चले जाते हैं, छोटे होते चले जाते हैं, और इस अवस्था को हम क्या कहते हैं, उत्तर अयनांत कहते हैं। और ये जो अवस्था आप देख रहे हैं 21 जून की अवस्था, जिसमें सबसे लंबा दिन और सबसे छोटी रात होती है, ये उत्तरी गोलार्ध में होती है, ठीक है। और अगर हम यही दक्षिणी गोलार्ध में जाएंगे तो 21 जून को क्या होती है, दक्षिणी गोलार्ध में सबसे छोटा दिन और सबसे लंबी रात होती है, ठीक है। अगला पॉइंट है हमारा, 22 दिसंबर को दक्षिण ध्रुव से सूर्य की ओर झुके होने के कारण मकर रेखा पर सूर्य की किरणें सीधी पड़ती हैं। चूंकि सूर्य की किरणें मकर रेखा पर लंबवत पड़ती हैं, इसलिए दक्षिणी गोलार्ध में बहुत बड़े भाग में प्रकाश प्राप्त होता है। इसलिए दक्षिणी गोलार्ध में लंबे दिन तथा छोटी रातें वाली ग्रीष्म ऋतु होती है, ठीक है। अब देखा आपने कि जून में हमने देखा था कि उत्तरी गोलार्ध में गर्मियां कब पड़ रही थी, जून में, जबकि दक्षिणी गोलार्ध में गर्मियां कब पड़ रही हैं, दिसंबर में। जब हमारे यहाँ गर्मियां होती हैं तब दक्षिणी गोलार्ध में क्या होता है, सर्दियां होती हैं, और जब हमारे यहाँ सर्दियां होती हैं तो दक्षिणी गोलार्ध में क्या होता है, गर्मियाँ होती हैं। इसीलिए जब हम देखते हैं कि हमारे यहाँ जब क्रिसमस मनाया जाता है तो 25 दिसंबर को मनाया जाता है, और 25 दिसंबर को क्रिसमस में हमारे यहाँ यानी कि कानपुर में या यूपी में क्या होती है, सर्दी हो रही होती है। लेकिन अगर आप ऑस्ट्रेलिया में देखें तो ऑस्ट्रेलिया चूंकि दक्षिणी गोलार्ध में है, इस वजह से ऑस्ट्रेलिया में 25 दिसंबर को क्या हो रहा होता है, गर्मी हो रही होती है, ठीक है। अगला पॉइंट है, इसके ठीक विपरीत स्थिति उत्तरी गोलार्ध में होती है, यानी कि जो हमारा भारत है क्योंकि वो उत्तरी गोलार्ध में है, इस वजह से क्या हमें देखने को मिलता है कि उत्तरी गोलार्ध में जो 22 दिसंबर है उस समय पर हमें यहाँ पर सर्दी देखने को मिलती है, दिन छोटे होते हैं और रातें लंबी होती हैं, ठीक है। पृथ्वी की इस अवस्था को क्या कहते हैं, दक्षिणी अयनांत। इसका अर्थ क्या होता है, इसका अर्थ होता है कि अब सूर्य जो है मकर रेखा के अंतिम बिंदु को टच करके वापस विषुवत रेखा की तरफ बढ़ रहा है। अगला पॉइंट है हमारा, 21 मार्च एवं 23 सितंबर को सूर्य की किरणें विषुवत वृत्त पर सीधी पड़ती हैं। इस अवस्था में कोई भी ध्रुव सूर्य की ओर नहीं झुका होता, इसीलिए पूरी पृथ्वी पर रात और दिन बराबर होते हैं, जिसे विषुव कहते हैं। विषुव को इंग्लिश में कहते हैं इक्विनॉक्स।
इक्विनॉक्स। ठीक है, पिछली बार इससे एक क्वेश्चन आया था सीटेट में। ठीक है, तो इक्विनॉक्स जो होते हैं इसमें क्या होता है, क्योंकि इस समय जो पोजीशन होती है अर्थ की वो ऐसी होती है कि जो विषुवत रेखा होती है, सूर्य की किरणें विषुवत रेखा पर एकदम सीधी पड़ रही होती हैं, जिसके कारण पूरी पृथ्वी पर दिन और रात बराबर होते हैं। ना दिन छोटा होता है ना रात छोटी होती है। ठीक है, दोनों दिन और रात बराबर होते हैं। ठीक, अगला पॉइंट है हमारा 23 सितंबर को उत्तरी गोलार्ध में शरद ऋतु होती है, जबकि दक्षिणी गोलार्ध में वसंत ऋतु। अब 23 सितंबर को क्या फ़र्क होता है, 23 सितंबर को हमारे यहाँ क्या होता है, शरद ऋतु होती है, जबकि दक्षिणी गोलार्ध में क्या होता है, वसंत ऋतु होती है। अब इसको याद कैसे करेंगे आप, इसको याद ऐसे करेंगे कि 21 मार्च को हमारे यहाँ बसंत ऋतु होती है, जिसे हम बसंत पंचमी कहते हैं। हमारे यहाँ क्या मनाई जाती है, वसंत पंचमी मनाई जाती है 21 मार्च के आसपास। ठीक है, 21 मार्च के आसपास ही हमारे यहाँ वसंत पंचमी मनाई जाती है। तो वसंत हमारे यहाँ कब पड़ेगा, मार्च में पड़ेगा। और जब मार्च में हमारे यहाँ ये पड़ जाएगा क्या, वसंत, तो हमारे यहाँ जो शरद ऋतु स्टार्ट होगी या जो शरद पड़ेगी वो कब पड़ेगी, वो पड़ेगी सितंबर को। ठीक है, तो इस तरीके से आप इसे याद भी रख सकते हैं। ठीक है, तो 23 सितंबर को क्या होगा, 23 सितंबर को उत्तरी गोलार्ध में जहाँ पर स्थित है भारत, तो उत्तरी गोलार्ध में क्या पड़ेगी, शरद ऋतु पड़ेगी, जबकि 21 मार्च को भारत में क्या पड़ेगा, वसंत ऋतु पड़ेगी। ठीक, अगला पॉइंट है हमारा पृथ्वी घूर्णन एवं परिक्रमण के कारण दिन एवं रात तथा ऋतुओं में परिवर्तन होता है। ठीक है, पृथ्वी जो घूर्णन करती है तो घूर्णन के कारण क्या होते हैं, दिन और रात होते हैं। पृथ्वी जब अपने अक्ष पर घूमती है तो उसके कारण हमारे दिन और रात होते हैं। ठीक है, लेकिन जो परिक्रमण करती है, सूर्य का चक्कर लगाती है, उसकी वजह से ऋतुओं में परिवर्तन होता है। जो दिन और रात का जो फासला होता है, जैसे दिन बड़ा हो रहा है, रात छोटी हो रही है, तो ये भी किस वजह से होता है, परिक्रमण के कारण होता है। ठीक है, उम्मीद करता हूँ आपको लेक्चर समझ में आ गया होगा। अगर कोई भी प्रॉब्लम हो तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। साथ ही साथ आप हमारे टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कर सकते हैं, व्हाट्सएप पे भी आप हमें कनेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, दोनों ही चीज़ें आपको प्रोवाइड कर दी गई हैं, आप यहाँ से आसानी से हमारे तक कनेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, इसके अलावा अगर आपने अभी तक हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए। आने वाले दिनों में सीटेट की तैयारी के लिए ये चैनल आपके लिए काफ़ी उपयोगी होने वाला है, इसीलिए ज़्यादा से ज़्यादा मात्रा में इसे सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों को भी शेयर करें।